हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। तो बाबू आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के ऐसे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए। और ये क्लास बहुत ही फास्ट चलता है, शाम वाला यानी रात वाला क्लास ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है, ये आपको पता है। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि यहाँ आप देखिए जो भी स्टूडेंट है, आपके दोस्त साथी है, वो लाइव आ सके। तो चलिए बाबू यहाँ आप देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बताते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। बायोलॉजी के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और यहाँ आप देखिए लाइक नहीं किए, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। सभी स्टूडेंट, जितने भी छात्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी बच्चे यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं बाबू, क्लास को शुरू करें। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए एक एक नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला ही नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक तथा सबसे कम क्या पूछा गया है, यहाँ आप देखिए जिन वाले मानव गुणसूत्र कौन से हैं, तो इसका जवाब पहले दे दीजिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक और सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र, तो सबसे अधिक गुणसूत्र एक होता है, सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है गुणसूत्र वायु में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक गुणसूत्र एक में होता है और वायु में क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ पे सबसे पूछा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र, तो यहाँ पे गुणसूत्र एक एवं वायु हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे 2 नंबर की, एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात। बाबू एक होता है जीनोटॉपिक, एक होता है फिनोटॉपिक। यहाँ पे पूछा गया है कि एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात, तो एक संकर क्रॉस का जो फिनोटॉपिक अनुपात होता है वो क्या 3:1 होता है, याद रखना है। हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात, एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात 3:1 होता है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसेमी, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, बुड़बक हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ट्राइसेमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आप लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही आपको जवाब देना है क्योंकि इसका राइट आंसर ही होगा बी ऑप्शन। तो सभी बच्चे इसको सही कीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि ट्राइसेमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, इसका कारण, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या, डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। बाबू बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही, यहाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। बाबू पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग और बोलते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी, यानी पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, पृथक्करण के सिद्धांत का यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, दूसरा नाम उसका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। अब बताइए मेंडल ने किसका प्रतिपादित किया, यानी कौन सा नियम दिया था मेंडल ने, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला ये सब क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिएगा कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। बाबू मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, तो बाबू मेंडल ने अनुवांशिक का नियम दिया था। अनुवांशिकता का, अनुवांशिकी का सबका पापा कौन है, तो यहाँ देखिए ग्रेग मेंडल है। यानी यहाँ पे याद रखेगा कि मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा बी ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देख लीजिए हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण कौन सा रोग होता है बाबू, हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग होगा। यहाँ पे देख लीजिए डाउन सिंड्रोम तो 2n+1 में, यहाँ पे देखिए 1 के कारण जो बच्चे क्या होते हैं मंद बुद्धि हो जाते हैं, वो तो डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ आप देख लीजिए क्या लिखा गया है कि हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण आपको याद रखना है सिल्क सेल एनीमिया नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन के कारण सिल्क सेल एनीमिया नामक बीमारी होती है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा बनेगा डी ऑप्शन राइट आंसर। ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेंडल ने लक्षणों की वंशगति पर कार्य करना कब प्रारंभ किया। अब मारिए तुक्का, बाबू वाला ट्रिक बताए थे ना कि जो भी अगर ऑप्शन में रहता है तो ज्यादातर में क्या होता है, यानी 90% में क्या होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। अब लगाइए आप लोग 90% वाला, तो यहाँ आप देखिए ए ऑप्शन बताइएगा, बिल्कुल गलत होगा तो होगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा, मेंडल ने लक्षणों की वंशगति पर कार्य करना कब प्रकाशित कराया, कब कराया, तो बाबू याद रखना है 1865, यानी ये 10% वाला क्वेश्चन है जो गलत होता है, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, मेंडल ने लक्षणों की वंशगति पे कार्य करना कब प्रकाशित किया बाबू, कब किया, तो 1865 में किया। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 110% इसका सही जवाब होगा। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि। बाबू ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका जवाब दे दीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हो गए। मेंडल अपने प्रयोग में क्या हुए, सफल हो गए, किस कारण से, तो वो मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने मटर के पौधों को चुना था। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल अपने प्रयोग में सफल हो गए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है। यानी मानव त्वचा का रंग गोल, गोरा, काला, ये सब होता है ना, तो वो मानव त्वचा का रंग कौन नियंत्रित करता है, ये बताना है। तो वो मानव त्वचा का रंग पूछा है, तो मानव त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है, तो मेलेनिन नामक वर्णक करता है। याद रखिएगा, मेलेनिन नामक वर्णक मानव त्वचा का रंग का निर्धारण करता है, यानी नियंत्रित करता है गोरा काला। कौन, आप अगर आपसे पूछ दे तो आप लोग बताइएगा मेलेनिन नामक वर्णक। यहाँ पे हमारा होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि माता का रक्त समूह ए है, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का क्या है, ए बी है, तो शिशु का रक्त समूह क्या हो सकता है। अगर माता का पूछा गया है कि माता का रक्त समूह अगर ए है, अगर माता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह क्या है, ए बी है, तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा। तो बाबू शिशु का रक्त समूह क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है शिशु का रक्त समूह क्या होगा। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह ए बी हो तो शिशु का रक्त समूह, तो शिशु का रक्त समूह हो सकता है ए बी या ए बी हो सकता है। ये आपको 100% याद कर लेना है, याद रहेगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो ये पैकेटिन में होता है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे दिखा होगा क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में, तो बाबू क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन की अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन की अवस्था में होता है, 100% राइट आंसर है। ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन कहलाता है, बहुत जबरदस्त, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन क्या कहलाएगा, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन क्या कहलाता है, ये बताना है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन क्या कहलाएगा, यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो बाबू कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जिन होता है वो प्लियोट्रोपिक होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ लीजिए कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जिन होता है, कौन सा जिन होता है, तो प्लियोट्रोपिक होता है, प्लियोट्रोपिक। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक। ये आप लोग
याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर। बाबू इस समय का क्लास बहुत ही फास्ट चलता है, तो फटाफट आप लोग क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, फटाफट आंसर देते चलिए। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा। यहाँ पे देखिए मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे तो उसमें जो विपरीत लक्षणों की जोड़ी आ रही थी तो उसे उन्होंने क्या कहा था, कौन सा नाम दिया था, ये बताइए। तो वो मेंडल ने अपने प्रयोग में जो विपरीत लक्षण थे उनको जोड़ी को एलील नाम दिया था। उसे क्या कहा था, एलील। क्या बाबू, एलील। यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या दिया था नाम, एलील नाम दिया था, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरी है। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानियां हमको बरतना चाहिए। बाबू जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानी हमको चाहिए, तो बाबू याद रखिएगा जनन स्वास्थ्य के लिए हमको सबसे पहले यहाँ देखिए यौन संचरित रोग से बचाव, यौन संचरित रोग से पहले बचाव। दूसरा क्या, गर्भपात, ये भी जरूरी है बाबू। गर्भ का देखभाल ये भी जरूरी है। गर्भवती का समुचित देखभाल, यानी जो इसके गर्भ में बालक हो, शिशु हो, उसका देखभाल भी जरूरी है। और यहाँ देखिए यौन संचार रोग से बचाव भी जरूरी है, गर्भपात भी जरूरी है, यानी सब चीज जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोनिडिया का निर्माण किस में होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि कोनिडिया का निर्माण किस में होता है। बाबू कोनिडिया का निर्माण किस में होता है ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, पेनिसिलिनियम, हाँ यहीं पे हुआ। देखिए कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, कोनिडिया का निर्माण बाबू याद रखना है किस में, तो पेनिसिलिनियम में होता है। कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलिनियम में होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। और जितने बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक कीजिए, तो सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, तो बाबू यहाँ देखिए पेनिसिलिनियम में होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन कि जलकुंभी, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है दो बार बाबू आ चुका है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। ये तो जानते हैं बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। अब देखिए जलकुंभी का 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में वो उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसको बंगाल का आतंक, एक डालिए पूरा फैला देगा। यानी कहने का मतलब क्या कि जलकुंभी का 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न करेगा, तो ये 8 माह में, लगभग 8 माह में क्या करेगा, ये उत्पन्न कर देगा। 65,000 से अधिक पौधा हमारा क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि वेलिस्नेरिया पुष्प होते हैं, वेलिस्नेरिया पुष्प होते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे गलती। सभी बच्चे एक बार आंसर दीजिए, एक बार आंसर दीजिए सभी बच्चे, एक बार देखते हैं सभी बच्चे आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वेलिस्नेरिया के पुष्प कैसे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है वायु परागित, कीट परागित, जल परागित, जंतु परागित। वेलिस्नेरिया के पुष्प, वेलिस्नेरिया के पुष्प बाबू याद रखना जल परागित होते हैं। वेलिस्नेरिया के पुष्प जल परागित होते हैं, वेलिस्नेरिया के पुष्प जल परागित होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। यानी पुष्पी पादपों को यहाँ देखिए जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में पुष्पी पादपों का कौन सा ऐसा भाग होता है जो भाग लेता है। यानी यहाँ देखिए जब लैंगिक जनन होता है पुष्पी पादपों में, तो पुष्प यहाँ देखिए कौन सा भाग लेता है बाबू यहाँ पे, तो पादप का पुष्प भाग लेता है, यानी फूल भाग लेता है, फूल भाग लेता है लैंगिक जनन में। हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कभी भी याद रखिएगा कि पुष्पी पादपों के जो अगर लैंगिक जनन होगा उसमें तो कौन सा भाग लेगा बाबू, भाग लेता है कौन, तो हमारा फूल भाग लेता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब बताइए जो नर हार्मोन्स होता है उनकी उत्पत्ति आखिर होती कहाँ से है, तो बाबू यहाँ पे याद रखिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। बाबू यहाँ आप देख लीजिए, शुक्राणु मत बोलिए, शुक्राणु बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ब्रिक बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, अंडाशय का तो नाम ही मत लीजिए, तो मादा में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर हार्मोन की उत्पत्ति हमारा वृषण से होता है। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देखिए 20 नंबर की फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। अब बताइए तो इसका आंसर कि जो फर्टिलाइजिंग जिन होते हैं या फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। बाबू ये भी पूछ सकता है फर्टिलाइजिंग जिन कहाँ पाए जाते हैं, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन शुक्राणुओं के सतह पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे कि फर्टिलाइजिंग जिन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये शुक्राणुओं के सतह पे पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग जिन शुक्राणुओं के सतह पर पाए जाते हैं। हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था, यानी कौन सा गैस लीक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। जल्दी से जल्दी एक बार आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर दीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी बाबू किसके रिसाव से, तो बाबू मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुआ था। बहुत खतरनाक गैस है। जब बाबू लीक हुआ था ना, तो जिस हवा का जो रुख था जिधर गया था उधर के लोग साफ होते गए, मरते गए। इतना खतरनाक है। आप देखिए ये रिसाव हुआ था। यहाँ पे इसको त्रासदी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी माने बहुत बड़ा, यहाँ देखिए त्रासदी हुआ था बहुत बड़ा, यानी जिस दिशा में हवा बही थी उस दिशा के गांव के लोग मारे गए थे। इतना खतरनाक गैस है यहाँ पे क्या, तो ये रिसाव हुआ था यानी लीक हो गया था। तो यहाँ देखिए भोपाल गैस त्रासदी के किस गैस से रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, नहीं है, तो आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सी जंतु उभयलिंगी नहीं है बाबू, याद रखना है। देखिए उभयलिंगी होता है फीता कृमि, और देखिए केंचुआ हमारा उभयलिंगी, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो हमारा क्या बनेगा, कौन उभयलिंगी नहीं है, तो जो घरेलू मधुमक्खी होती है उभयलिंगी नहीं होते। जोक क्या होता है, जोक उभयलिंगी, ये सब होते हैं उभयलिंगी होते हैं, लेकिन ये जो घरेलू मधुमक्खी है ये उभयलिंगी नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। बाबू यहाँ देखिए ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। तो अगर आपसे पूछ दे कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो आप लोग एक जवाब दीजिएगा कि जैकब तथा मुनार्ड ने ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था। बाबू जैकब तथा मुनार्ड ने ओपेरोन मॉडल को प्रस्तावित किया था। लेकिन यहाँ पे पूछ दे कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित, अगर क्या प्रदर्शित करता है, तो ओपेरोन मॉडल बाबू जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, याद रखना है। यहाँ पे देखिए रेगुलेशंस ऑफ जीन, यानी आप देखिए ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ओपेरोन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बाबू लगाइए तुक्का वही वाला। यहाँ आप देख लीजिए विश्व पर्यावरण दिवस कब, कौन सी तिथि को मनाया जाता है। बाबू विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 15 जून। हमारा क्या बनेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर का। दबा के लाइक और शेयर आंसर दीजिए, सब कीजिए एकदम दबा के। चलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है। अब बताइए तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी होती है। बाबू हानिकारक गैस, सबसे हानिकारक तो गैस इसमें बहुत है, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाबू क्या है, सबसे हानिकारक गैस है। इन हानिकारक दिए हुए गैसों में से कौन सा है सबसे ज्यादा, बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन विलुप्त प्राणी है। बाबू यहाँ देखिए विलुप्त प्राणी पूछा, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्राणी है। विलुप्त प्राणी के मतलब विलुप्त प्राणी के जो संख्या उसमें से कौन आता है। और यहाँ देखिए विलुप्त प्राणियों की, जीवों की, यहाँ पे देखिए ये सब किसके द्वारा बनाया गया, किसमें है, तो रेड डाटा बुक में इसका यहाँ देखिए संक्षिप्त वर्णन है, जिसको IUCN द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्राणी है, तो डोडा एक क्या है, डोडा एक विलुप्त प्राणी है। डोडा एक विलुप्त प्राणी है, यह आपको याद रखना है। डोडा एक विलुप्त प्राणी है, यह आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन कि डॉप्सन इकाई मापता है। क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई क्या
मापता है? डॉप्सन इकाई क्या मापता है? डॉप्सन इकाई मापता है ओजोन परत की मोटाई को। डॉप्सन इकाई मापता है ओजोन परत की क्या मोटाई मापता है। डॉप्सन इकाई बाबू याद रखना है, ओजोन परत की मोटाई को मापता है डॉप्सन इकाई। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अब बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, बताइए तो। ग्रीन हाउस गैस की संख्या में कौन कौन सी आएंगी? बाबू क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, मीथेन ग्रीन हाउस गैस, यहाँ देखिए CH3, यहाँ देखिए CL3 जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। हमारा क्या बनेगा? इनमें से सभी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये आपको याद कर लेना है। अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस, तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CL3 ये सब होता है। यहाँ आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर कि यहाँ देखिए प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। पूछा गया है कि प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है, तो रिसर्च बाबू यहाँ देख लीजिए, रिसर्च, जनसंख्या विस्फोट, उद्योग एवं यातायात, अम्लीय वर्षा, इनमें से सभी का तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए तो ऐसा है को तो आप लोग क्या दीजिएगा कि प्रदूषण का वृद्धि का कारण सबसे ज्यादा उद्योग और यातायात है, तो हमारा यहीं पे आंसर सही हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन। आप लोग इसको याद रखिएगा कि प्रदूषण की वृद्धि का कारण, तो प्रदूषण के वृद्धि के कारण क्या है? उद्योग एवं यातायात। यहाँ पे हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? यानी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए? लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद से चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर बताइएगा आस्क बोर्ड के बारे में, क्योंकि चैनल पे अभी उतना बच्चे नहीं है, 43,000 तक सब्सक्राइबर है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन आप लोग चाहिएगा तो बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा होगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताइए कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ, क्लास कैसा लगा, ये सब आपको बताना है। तो बाबू अब मिलेंगे हम लोग सुबह की क्लास में। सुबह में यहाँ देखिए 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का ये चलेगा। अब क्या 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का यहाँ पे चलने वाला है यहाँ पे क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है वो आपको कर लेना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए? लाइक कीजिए। सुबह में 5 AM में आइए और फिजिक्स का यहाँ पे देखिए 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसमें से पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय। और सभी बच्चों को गुड नाइट। सभी बच्चे अपने मन लगा के पढ़ाई करेंगे।